हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग रिपेयर मैकेनिज्म के बारे में, जिसको अपन शॉर्ट में NHEJ के रूप में जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सभी प्रकार की सेल्स के अंदर थ्रू आउट द साइकिल, थ्रू आउट द ग्रोथ, थ्रू आउट द रिप्रोडक्शन साइकिल DNA डैमेजेस हैं वो रेगुलर होते रहते हैं और DNA डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए जो सेलुलर रिपेयर मैकेनिज़म्स हैं वो काम करती रहती हैं। तो ये जो DNA डैमेजेस हैं उन्हीं में एक कैटेगरी होती है डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स, यानी कि जो डबल हेलिकल कन्फर्मेशन जो DNA का होता है, तो दोनों ही स्ट्रैंड्स में जब ब्रेक हो जाते हैं तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स। और अगर हम बात करें कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स स्पेसिफिकली जिन कारणों से होते हैं या जो पोटेंट कारण जिनकी वजह से डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स हैं वो DNA में कोज हो, और इसको अगर हम यूकैरियोटिक सिस्टम के हिसाब से बातें करें तो वेरी फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोज होता है दैट इज़ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़, यानी कि हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन मैकेनिज़्म है उस ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन मैकेनिज़्म की वजह से हमारी मेटाबॉलिज्म के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ हैं वो रेगुलरली बनती रहती हैं और वो फिर पोटेंट डैमेज कॉज के रूप में काम करती हैं। अगर हम सराउंडिंग की कंडीशंस में जाएं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गामा रेडिएशंस, एक्सरे रेडिएशंस जो होती है ये भी दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर ब्रेक कॉज करने का काम करती हैं। और इसी प्रकार से हमारा जो सेलुलर एंजाइमेटिक मशीनरी है जिसमें हम टोपोआइसोमरेज सेकंड को स्पेसिफिकली काउंट करते हैं कि टोपोआइसोमरेज सेकंड है वो सुपर कोइलिंग्स को रिमूव करने के लिए काम करता है और ये दोनों स्ट्रैंड्स में कट लगा करके जो डेल एल के नंबर होता है उसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सुपर कोइलिंग को हटाता है। तो अगर ये अपने वर्क में फेलियर शो करेगा तो कट्स हैं वो परसिस्टेंट हो जाएंगे, कट्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशंस हैं या टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स का जो फेलियर वाला कंडीशन होता है, इन सभी कारणों से जो सेलुलर DNA है उस DNA के अंदर डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स वो कॉज हो सकते हैं। और अगर हम इन डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स की बात करें तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स हो जाने पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये रहती है कि सामने जो स्ट्रैंड है उसमें भी कट हो रखा है, निक हो रखा है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को रूप में दूसरे स्ट्रैंड को लेकर के पॉलीमराइजेशन कर के हम जो हमारा डैमेज स्ट्रैंड है उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल जो रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं उनमें दूसरे स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके जो डैमेज स्ट्रैंड है उसको फिलअप किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों स्ट्रैंड्स में कट होते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर हो जाती है। और दोनों स्ट्रैंड में कट होने पे एक मैकेनिज़्म जो हमारे पास होमोलॉगस रिपेयर मैकेनिज़्म है वो ज़रूर काम करती है, लेकिन होमोलॉगस रिपेयर मैकेनिज़्म के अलावा जो नॉन होमोलॉगस रिपेयर मैकेनिज़्म है ये भी सेल्स के अंदर पाई जाती है। और जो अल्टीमेट मोटो जो सेल का होता है कि एनी हाउ सेल को जब सर्वाइव करके और रिप्रोड्यूस करना होता है या नेक्स्ट सेल साइकिल में सेल को भेजना होता है, तो एनी हाउ सेल है वो नेक्स्ट साइकिल में जब जाना चाहती है तो डैमेज के साथ में जो कंडीशन है वो फर्दर प्रोसीड हो जाती है। तो उसी के चलते जो सोर्स रिपेयर मैकेनिज़्म है वो सेल्स में काम करता है और डैमेज के साथ में सेल है वो आगे प्रोसीड करती रहती है। तो जो सोर्स रिपेयर सिस्टम है उस रिपेयर सिस्टम के अंतर्गत जो NHEJ मैकेनिज़्म है ये ऑपरेट होती है। अगर हम इसकी बात करें और इसको क्लोजअप में देखने की कोशिश करें तो नीचे हमने जो सीक्वेंस ले रखी है, इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ इस सीक्वेंस के अंदर जैसे यहाँ और यहाँ जो कट लगे थे उससे CTT सीक्वेंस निकल चुकी है, इसी प्रकार से यहाँ जो कट लगे थे उस कट की वजह से GTAT सीक्वेंस है वो इसमें से निकल चुकी है। और इसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनमें ब्रेक हो रखे हैं, कट लगे हुए हैं और कट के साथ ही यहाँ पे जो डैमेज कंडीशन है दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर वो यहाँ पे आ रखी है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुई है कि दोनों ही स्ट्रैंड्स के अंदर कट हैं और कट के कारण से अब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाएंगे, तो इनको किस प्रकार से रिपेयर मैकेनिज़्म में डाला जाता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ जो नॉन होमोलॉगस रिपेयर मैकेनिज़्म के जो की वर्कर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो स्टेप बाय स्टेप जो वर्कर्स यहाँ पे काम करेंगे अगर हम उनको देखें तो पहली स्टेप के अंदर सबसे पहला ही जो काम होता है कि जैसे ही दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर डैमेजेस कोज होंगे उन डैमेज एंड्स को या ब्रोकन एंड्स को स्पेसिफिक प्रोटीन्स के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है
और जो प्रोटीन इनको रिकॉग्नाइज़ करती है उन प्रोटीन को हम Ku70, Ku80 हेटेरोडाइमर के रूप में काउंट करते हैं। यानी कि जहाँ भी डैमेज वाली कंडीशन आई है उन डैमेज वाले एंड्स को स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो डैमेज को रिकॉग्नाइज़ करती हैं, वो हेटेरोडाइमर के रूप में आकर के बाइंड करती हैं। और अगर हम इसे देखें तो ये जो हमारा डैमेज डीएनए का जो एंड बने थे उस एंड के ऊपर यहाँ Ku70 एंड Ku80 प्रोटीन्स आकर के बाइंड होती हैं। देखा जाए तो इसको चारों तरफ से एन सर्किल करके और किनारों के ऊपर Ku70 एंड Ku80 डायमर्स के रूप में आकर के सबसे पहले अटैच हो जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो बिगनिंग स्टेप होगी उसमें ब्रोकन एंड्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा Ku70 एंड Ku80 से बने हुए हेटेरोडाइमर्स के द्वारा। जैसे ही ये हेटेरोडाइमर यहाँ आकर के बाइंड कर लेगा, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो स्पेसिफिक न्यूक्लिएज एंजाइम्स हैं, पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं और जो लाइगेज एंजाइम्स हैं उनको यहाँ पे रिक्रूट कराया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, जिसको स्टेप नंबर 2 में अपन देख सकते हैं, तो न्यूक्लिएज एंजाइम्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा। और न्यूक्लिएज यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक न्यूक्लिएज है, दिस इज आर्टिमिस टाइप का जो न्यूक्लिएज है उसी का साथ में एक कंपोनेंट होता है जिसको अपन PKCS के रूप में जानते हैं। और जो PKCS हैं ये एक्चुअल में प्रोटीन काइनेज कैटालिटिकल सब यूनिट के रूप में काम करता है। यानी कि एक काइनेज वाला पार्ट है जो काइनाइजेशन कोज करता है, और इसकी वजह से हमारा जो आर्टिमिस न्यूक्लिएज है इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन कोज होता है। इसी प्रकार से APLF है, ये भी न्यूक्लिएज के रूप में काम करता है। तो वन थिंग, जैसे ही हेटेरोडाइमर के रूप में Ku70, 80 बाइंड हो जाएंगे, वो न्यूक्लियस को यहाँ पे रिक्रूट कराते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो पॉलीमरेजेस को यहाँ पे रिक्रूट कराते हैं। पॉलीमरेजेस के रूप में जो पॉलीमरेज म्यू है, डेल्टा है और जो TDT पॉलीमरेज हैं, इन पॉलीमरेज को यहाँ पे रिक्रूट कराया जाता है। और जब पॉलीमराइजेशन के बाद में निक को फिल करने की बात होती है तो स्पेसिफिक जो लाइगेज कॉम्प्लेक्स हैं उनका भी यहाँ पे रोल होता है। तो स्पेसिफिक जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स में काम आने वाले लाइगेज हैं, दे आर XRCC4 DNA लाइगेज 4, और साथ में XLF है, PAXX है, ये लाइगेज भी यहाँ पे काम आते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये था कि वेरी फास्टली ब्रोकन एंड्स के ऊपर, जैसे कि अपन ब्रोकन एंड्स की बात करें तो ब्रोकन एंड्स के ऊपर यहाँ पे Ku70, 80 ने आकर के बाइंड कर लिया। और जैसे ही Ku70, 80 यहाँ पे आकर के बाइंड कर लेते हैं, देन उसके साथ में आर्टिमिस आकर के यहाँ पे रिक्रूट होगा। यानी कि आर्टिमिस को भी यहाँ पे रिक्रूट कराया जाएगा। और आर्टिमिस जैसे यहाँ पे रिक्रूट हो जाएगा तो आर्टिमिस का ही खुद का पार्ट है, दैट इज़ PKCS, वो PKCS ऑन होगा। और PKCS की वजह से आर्टिमिस के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप लगाया जाएगा। और फॉस्फेट ग्रुप लगते ही जो हमारा आर्टिमिस न्यूक्लिएज एंजाइम है ये ऑन हो जाएगा। और इसके ऑन होते ही जो ट्रिमिंग का काम है, क्योंकि न्यूक्लिएज एंजाइम है तो ये डाइजेस्ट करेगा सीक्वेंस को, और जो सीक्वेंस है जैसे कि जो ओवरहैंग के रूप में जो सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है इसको हमारा न्यूक्लिएज एंजाइम डाइजेस्ट कर सकता है। तो वेरी फास्ट जो संभावना रहती है कि जैसे ही आर्टिमिस ऑन होगा तो उसकी वजह से न्यूक्लिएज एक्शन है कि जो थोड़ा बहुत सीक्वेंस एंड्स के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है। देन आफ्टर जो भी सीक्वेंस यहाँ पे बची रहेगी या जो फिलअप करने वाली होती है उसको पॉलीमरेज के द्वारा फिलअप किया जाएगा। और फिलअप करने के बाद में जो लाइगेज एंजाइम्स हैं ये लाइगेज एंजाइम्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को सील अप कर देंगे। तो मैकेनिज़्म का अगर हम ओवरव्यू देखें तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल जो एंड्स जनरेट होते हैं उनको Ku70, 80 डायमर्स हैं वो रिकॉग्नाइज़ करके बाइंड हो जाएंगे। देन न्यूक्लियस, पॉलीमरेज और लाइगेज कॉम्प्लेक्सेज जो यहाँ पे थोड़े से ख़ास हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिमिस टाइप का न्यूक्लियस काम आता है, पॉलीमरेज के अंदर म्यू एंड डेल्टा काम आते हैं, लाइगेज कॉम्प्लेक्स है वो XRCC4 और DNA लाइगेज 4 वाला काम आता है। जब ये काम करते हैं तो वेरी फास्टली आर्टिमिस को ऑन होना होता है। आर्टिमिस को ऑन करने का काम उसी की सब यूनिट जो PKCS है वो करती है। और जो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो एक्सेस जो डैमेज DNA है
उसको ट्रिम कर दिया जाएगा और ट्रिम करने के बाद में जो भी सीक्वेंस यहाँ पे बनानी होती है उसको पॉलीमरेज के द्वारा सिंथेसाइज किया जाएगा, देन गैप फिलिंग हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ निकल कर के आती है वो ये रहती है कि रिपेयर मैकेनिज़्म काम तो करेगी, यहाँ पे जो गैप फिलिंग वगैरह वो सब हो जाएगा एंड सब वो जॉइन भी हो जाएंगे, बट न्यूक्लियस के एक्शन की वजह से कोई ना कोई सीक्वेंस है वो हमेशा डिलीशन में जाएगी। तो डिलीशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूटेशन रहेगा, और म्यूटेशन होगा तो ये जो मैकेनिज़्म है ये म्यूटाजेनिक इफ़ेक्ट शो करती है, यानी कि रिपेयर तो हो जाएगा बट रिपेयर विथ एरर होगा। डिलीशन टाइप की जो एरर्स हैं वो वेरी फ्रीक्वेंट होती हैं इस प्रकार की मैकेनिज़्म के अंदर। और जब हम बात करते हैं कि विथ एरर जब रिपेयर मैकेनिज़्म होती है तो दे आर मोस्टली काउंट फॉर सोर्स रिपेयर मैकेनिज़्म। तो एनी हाउ जब सेल को ग्रो करना होता है, सेल को जब डिवाइड करना होता है, तो ये एक म्यूटाजेनिक कॉस्ट के ऊपर सेल ग्रो कर रही है कि जो डिलीशन है, डिलीशन के साथ में जो डैमेज डीएनए है वो नेक्स्ट कॉपी बना करके अगली पीढ़ी में जाने वाला है। तो डैमेज को टॉलरेट किया जाता है, डैमेज के साथ में अगली पीढ़ी है वो लाई जा रही है। इट मीन्स जो म्यूटाजेनेसिस है वो सेल के अंदर चल रहा है। तो एक म्यूटाजेनिक मैकेनिज़्म है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स तो हो जाएंगे बट म्यूटेशन जो लोड है वो यहाँ पे प्रॉपरली बना रहेगा। तो आई होप जो बातें थी वो आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। ओके देन, थैंक यू।